स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार के बारे में, यानी कि नाइसार के बारे में। तो आइए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले समझिए ये है क्या। तो ये समझिए ये बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा सिंथेटिक एपर्चर रेडार है। ये उसका डिश है, मीटर्स में नापा जाता है। ये बहुत बड़ा है, अपने टाइप का सबसे बड़ा। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। मतलब इसी को डेवलप करने में बहुत टाइम लगा है। और इसे डाला जाएगा पोलर सन सिंक्रोनस डॉन टू डस्क ऑर्बिट, यानी कि वो इस तरह से चलेगा कि एक्चुअली इसका दिन रात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बस समझने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, यानी कि सन उसके नज़रिए से एक जगह पर लॉक रहेगा। और ये पहली बार, ऐसा नहीं है कि ये पहला सैटेलाइट है जो रेडार इमेजिंग करता है। बहुत सारे सैटेलाइट, बहुत सारे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा है ये पहली बार है जो एक ही सैटेलाइट का इस्तेमाल कर डुअल फ्रीक्वेंसी कर रहा है, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी का डेटा ये एक साथ उठा रहा है। हर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फायदा मिलता है, थोड़ा नुकसान मिलता है। अगर आप दो कर लेते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ संभाल पाएंगे आप। वो कर रहा है। और इसका फोकस जो है, क्योंकि समझिए नासा कई बार कई सारे सैटेलाइट रिलीज करता है, लेकिन हर सैटेलाइट अलग अलग चीज़ पे फोकस किया जाता है। जैसे कोई सैटेलाइट है, भैया हम सिर्फ एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे, नीचे क्या है हमें कोई लेना देना नहीं। मतलब वो दिखेगा लेकिन उसमें डेटा नहीं रहेगा। वो एटमॉस्फेयर के लिए फोकस करते हैं, उसके हिसाब से टूल डालते हैं। कुछ कुछ होता है जैसे कि सी को ऑब्जर्व करते हैं कि भैया समुंदर में क्या हो रहा है, समुंदर का हाल चाल हमें बताओ, तो उसके हिसाब से उस टूल डाला जाता है। ये टूल ज़्यादातर खास तौर पर जमीन पर, यानी कि समुद्र के ऊपर से है, इसका डेटा यूजलेस है। लेकिन जैसे वो जमीन के ऊपर से आता है, आइस शीट के ऊपर से जाता है, काफ़ी डेटा निकालता है, उसके लिए इसे मेन बनाया जा रहा है। और ये इतना बड़ा, इतना पावरफुल है कि इसका ग्लोबल कवरेज 12-12 दिन में होगा, यानी कि हर 12 दिन में ये पूरा अर्थ का एक कॉपी बनाता है। मतलब 12 दिन हुआ, अर्थ का एक ग्लोब डेटा निकला, फिर अगले 12 दिन में फिर से वो ग्लोब डेटा, दोनों को कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि धरती के साथ क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा प्लेनेट को 12-12 दिन में कवर कर रहा है। और इसमें दो लोग शादी कर रहे हैं, जिसमें है नासा और इसरो, दोनों लोग कर रहे हैं। और इसका इमेज इस टाइप का दिखेगा। बाय द वे ये समझना जरूरी है कि इमेज में कोई कलर नहीं है, ये फॉल्स कलर है। ये सब सिर्फ डेटा वेक्टर है। इसे मतलब आप और हमारे समझने के लिए और इंसान को ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए इसे इमेज में कंपाइल किया गया। ज़रूरी नहीं कि वो इमेज में हो। हम लोग करते हैं इमेज में ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि क्या देख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी भी नहीं कि यही ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिले, आपको अलग अलग कलर भी मिल सकता है जो अलग अलग डेटा दिखाए। तो यही हो रहा है, ये बड़ा डिश को बड़ा ऊंचाई पे ले जाया जा रहा है। बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। अब ये शादी को समझते हैं। तो ये शादी में समझिए सबसे बड़ा बात ये ना कि ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेटरी है। क्या इससे महंगे चीज़ें? ऑब्वियसली कई सारे हैं। स्पेस स्टेशन के बारे में तो बात ही नहीं करना, उसका दाम बिलियंस पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा बिलियंस में है। और सिंगल ऑब्जर्वेटरी का बात करते हैं तो वो भी जेम्स वेब टेलीस्कोप बोलता है भाई हम तो 10 में हैं। तो ये 1 बिलियन के ऊपर छू रहा है सब मिला के, क्योंकि ऑपरेशन कॉस्ट भी होता है। मतलब एक होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक होता है ऑपरेशन कॉस्ट। तो सब मिला के ये बिलियन क्रॉस करेगा। तो वो बहुत बड़ी बात है कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए एक सैटेलाइट में इतना डाला जाए। जनरली इतना पैसा का एक सैटेलाइट नहीं बनता है। तो नासा इसमें 800 मिलियन डाल रहा है, इसरो 99 मिलियन डाल रहा है, और बाकी सारा रनिंग कॉस्ट आएगा। तो इसमें नासा क्या दे रहा है? नासा दे रहा है एल बैंड। एल बैंड हुआ यानी 1.25 गीगाहर्ट्ज, जिसका वेवलेंथ होता है 24 सेंटीमीटर। ये वेवलेंथ दे रहा है। और ये समझिए वेवलेंथ के आसपास का ही आप देख सकते हैं। वेवलेंथ अगर मान लिया आपका 24 सेंटीमीटर है, तो क्या उससे आप कोई चीज़ देख सकते हैं जो 2 सेंटीमीटर का? नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग वेवलेंथ पे तब फोकस करते हैं। अगर आप लॉन्ग वेवलेंथ लिखते हो, पेनिट्रेट बहुत करता है, बहुत दूर जाता है, कम पावर में चलता है, बल्ले बल्ले, लेकिन वो ये नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं, उस वेवलेंथ से छोटे चीज़ को नहीं देख सकता। और इसमें जीपीएस, यानी कि जीपीएस क्यों चाहिए? क्योंकि ये सैटेलाइट का जो एल्गोरिथम चलेगा उसमें क्लॉक होना ज़रूरी है। क्लॉक का सबसे बढ़िया सिस्टम माना जाता है जीपीएस। जीपीएस का क्लॉक कौन देगा? नासा देगा, नासा दे रहा है जीपीएस। और इसमें जो धरती से कम्युनिकेशन का बैंड है वो है 3.5 जीपीएस के, यानी बम बम पाइप इधर से नीचे आ रहा है, वो के ए बैंड का सिस्टम जो है नासा दे रहा है। और बाय द वे इसमें जो मेमोरी बैंक है वो भी नासा दे रहा है, क्योंकि बहुत बम बम मात्रा में आप देख रहे हैं 3.5 जीबीपीएस पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा डेटा थ्रूपुट निकल, बोल रहे पूरा 12 दिन के अंदर ये पूरा प्लानिट को स्कैन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा थ्रूपुट निकला, मतलब कई टेराबाइट पर दिन निकलेगा। बम बम मात्रा में इसमें डेटा निकल रहा है, तो इसीलिए इतना बड़ा बैंडविड्थ चाहिए। और जो इसमें एसएसडी डाला जा रहा है वो भी बहुत भयानक कैपेसिटी का। और सबसे मेन चीज़ जिसके कारण इतना हाई तबाह हो रहा है वो है 12 मीटर का डिप्लॉयबल मेश एंटीना, जो मैंने आपको देखा जो खुलता है वही। फिर इसमें इसरो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? इसरो कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑलमोस्ट $100 मिलियन। उसमें ये एस बैंड का होशियारी ये कर रहे हैं, जो है 3.2 गीगाहर्ट्ज का, यानी कि वेवलेंथ है इसका 9.3 सेंटीमीटर का। तो क्या होगा आप समझिए, 24 सेंटीमीटर का जो वेवलेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा नीचे जाएगा, ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर देगा, तो काफ़ी सारे डेटा में उसका बम बम फायदा है। लेकिन 9.3 सेंटीमीटर आप लेते हैं तो ये बहुत सारा माइन्यूट चीज़ दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ छोटा है। समझिए वेवलेंथ से फिक्स होता है। अगर आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन देखना है तो ऑब्वियसली आपको अल्ट्रावायलेट में आना गया, थोड़ा कम ऑप्टिकल, उससे भी कम इंफ्रारेड, उससे भी कम, ऐसे ऐसे करते आप नीचे आते जाइए।
तो ये 2 बैंड कर रहे हैं और इसे GSLV Mark 2 का इस्तेमाल करके लॉन्च किया जाएगा और इसकी सर्विसिंग यानी कि लॉन्च करना, सर्विस करना, ये सारा काम इसरो के सिर पे आएगा। और इसरो एक बस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो सैटेलाइट बनाया गया है, इस सैटेलाइट को चलाने के लिए टूल्स जो हैं वो नासा बना रहा है, लेकिन वो टूल्स लगाएं किसमें? तो बहुत सारे केसेस में जैसे आप कोई भी सैटेलाइट देखते हैं, जनरली चांसेस होता है कि वो किसी का कॉपी पेस्ट है। लोग बार बार सैटेलाइट को शुरू से लेकर डेवलप नहीं करते, तो उसके लिए बस बनाया जाता है कि भैया ये बस बना रहे हैं, आप ऐड करो, ये हमारा बस का कैपेसिटी है, ये उसका पावर रेटिंग है, हम बना दिए, उसमें आपको कम्युनिकेशन डालना है, कम्युनिकेशन डालिए, उसमें आपको स्पाई इक्विपमेंट डालना है, स्पाई डालिए, और टेलीस्कोप डालना है, टेलीस्कोप डालिए, वो आप पे होता है। तो बस का काम इंडिया कर रहा है। तो इंडिया कौन सा बस दे रहा है? इंडिया बस दे रहा है Insta 3000, पता नहीं किसने नाम दिया है ये सैटेलाइट बस है और इसका पावर बम बम है। ये जियो स्टेशनरी तक के लिए बनाया गया था, क्योंकि बोल रहे बस आप चूज करते हो, फिर आप सेट करना है कहाँ भेजना है। ये 6.5 किलोवाट पावर देता है, भरपुष्ट मात्रा में पावर देता है। और आप देख सकते हैं पूरा परिवार खुश है, शादी किया जा रहा है, नारियल भी फोड़ा गया है, सब चीज़ बढ़िया से चल रहा है और इसकी डिलीवरी इंडिया में कर दी गई है। यानी इंडिया में अब आ चुका है, फाइनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये हो जाना चाहिए था 1-2 साल पहले, लेकिन बात था कि कोरोना से पूरी दुनिया बूम हो गई तो लेट हो गया। तो यही हो रहा है, इसरो और नासा का हो रहा है और ये लंबा प्रोजेक्ट है। मतलब नासा को चाहिए कि मिनिमम 3 साल काम करे, इसरो को चाहिए मिनिमम 5 साल काम करे और उसके बाद इसे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल माना जाएगा। अब बात करते हैं इसमें टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी जो है इसमें सबसे खतरनाक जो डाला गया है वो स्वीप SAR, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, बहुत सारे में डाल दिया गया था, स्वीप नहीं डाला गया था। तो स्वीप में ये बात समझिए, ये नासा भी टेक्निकली नहीं बना रहा है, ये JPL बना रहा है और JPL को हेल्प कर रहा है जर्मन स्पेस एजेंसी। ये मतलब मेन जो औजार है जिस कारण से ये इतना एडवांस है कि भैया 12 दिन में पूरा प्लेनेट को संभाल ले, वो काम ये स्वीप SAR का है। अब इसका समझिए, इसका एक पैच जो है, जो पैच को स्कैन करता है, ये सबको समझना जरूरी है। ये कैमरा नहीं है, ये ऐसे स्क्वायर फोटो नहीं ले रहा है, ये स्कैनर है और वो भी उस तरह का स्कैनर समझिए जैसे आपका उसमें होता है ना डॉक्यूमेंट स्कैनर में कि एक पतला सा व्हाइट लाइन रहता है जो ऐसे चलता रहता है, एग्जैक्टली वहाँ यही है, बस वो रेडार वेव पे चल रहा है। और इसका एक स्वाथ की वो जो लाइन है वो कितना चौड़ा है, वो है 240 किलोमीटर का, मतलब कि वो 240 किलोमीटर ऐसे ऐसे पृथ्वी पर स्कैन कर रहा है और इसका ऑफसेट है 243 किलोमीटर। और ये समझना जरूरी है, रेडार नीचे नहीं देख सकता, मतलब आप देख सकते हैं लेकिन डेटा यूजलेस हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप रेडार से क्या नाप रहे हो कि कितने टाइम में बाउंस बैक आ रहा है। ठीक है, आपने सिग्नल लॉन्च किया, टुक स्टॉप आज सिग्नल गया, सिग्नल वापस आया, टुक आपने कर लिया, इससे आप डिस्टेंस निकाल लोगे। जो भी नंबर आएगा, जितना भी टाइम है, आपको पता है रेडार वेव का स्पीड लाइट स्पीड होता है, उससे आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड बाय 2 आपको मिल जाएगा क्या डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन अगर इसे आप सीधे नीचे करते, मतलब मैं यहाँ हूँ और मैं सामने करने लगता हूँ, तो प्रॉब्लम ये होता है कि सामने जितने चीज़ आएंगे वो मतलब एग्जैक्टली वही टाइम पे वापस आ जाएंगे। साइड में करते हैं तो जो मेरे से नज़दीक है वो तुरंत सिग्नल भेज देगा, जो दूर है वो टाइम लेगा। लेकिन मैं नीचे कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सारा चीज़ का एक ही जैसा बाउंस हो रहा है, एक कर्व बन जाएगा। और इसीलिए समझिए कि जीपीएस भी जब कैलकुलेट करता है आपका पोजीशन, उसमें 3 सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि अगर वो एक सैटेलाइट से करेगा तो उसमें बता देगा भैया ये एक सर्किल है, पृथ्वी पर ड्रॉ करो। इस सर्किल मतलब एक लाइन है, ये लाइन का एक सर्किल है, इस लाइन से कहीं है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डिस्टेंस बता सकता है, इसीलिए एक सैटेलाइट से काम नहीं चलेगा, 2 चाहिए। तो 2 में प्रॉब्लम होता है कि 2 सर्किल कहाँ इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट में। 3 सर्किल कहाँ इंटरसेक्ट कर सकता है, सिर्फ 1 पॉइंट पे। तो वैसे करके जीपीएस आपका डेटा नहीं करता। रेडार में भी वही समस्या है कि अगर आप नीचे मारे तो 2 जगह डेटा आ जाएगा, भैया एग्जैक्ट सेम पिंग वापस आ रहा है, नज़दीक और पास वाला डिटेल में लॉचपुच हो जाएगा, यूजलेस हो जाता है। तो हमेशा साइड फायर होता है, हर जितने भी आप देखते हैं सिंथेटिक एपर्चर हमेशा साइड फायर करता है। क्या एंगल करता है वो सब अलग अलग बात है, लेकिन हमेशा वो साइड करेगा। तो साइड में आप सिग्नल मार रहे हैं, जो आपका नज़दीक है वो तुरंत सिग्नल वापस आएगा, जो दूर है वो लेट से आएगा वापस। तो इसीलिए ये सबको हमेशा कहा जाता है साइड फायरिंग रेडार। ये वर्ड भी आपको कई बार सुनने को मिलेगा। तो साइड फायरिंग का वही मतलब होता है, कभी आप नीचे नहीं, मतलब मेरा ऑर्बिट है तो मैं इधर मार रहा हूँ, नीचे नहीं मार रहा हूँ। जैसे ऑप्टिकल होता है नीचे देखता है, ये नीचे नहीं देखेगा, ये साइड में देखेगा। ठीक है, और वही बोला 240 किलोमीटर, मतलब जो स्वाथ है 240 किलोमीटर। और कितना दूरी पर, मतलब समझिए जो मेन ऑर्बिट, मतलब मेरे ऊपर से जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे स्कैन कर रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब कि मेरे से 423 किलोमीटर आप दूर जाइए, वहाँ से उसका स्वीप शुरू हो रहा है, वो उस जगह को स्कैन कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फुल रेजोल्यूशन, मतलब ये पूरा स्कैन जो है एक शॉट में करता है, विथ मल्टी पोलर मेट्रिक ऑब्जर्वेशन करता है। ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब इसीलिए इतना हाई हो रहा है इसके पीछे, इसीलिए इतना पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है। क्योंकि आप ये समझिए, जब भी आप रेडार के साथ कुछ काम करते हैं तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है। जनरली ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं करते, ना तो टूल्स होते हैं, ना तो कंप्यूटर होते हैं, ना तो पैसा उतना होता है। तो इसमें सब चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला डिस्टेंस, कितना दूर में पिंग आया, डेटा आ गया, चलो बल्ले बल्ले। फिर लोकेशन, ऑब्वियसली डेटा तो सिर्फ ही आ रहा है, वर्ड डायमेंशन होता है कि डेटा है। जैसे मैंने लाइडर का वीडियो बनाया था, उसमें भी वही था ना कि डेटा आपने पिंग, हाँ भाई वो उतना दूर है, क्या दूर है, किधर है, तो वो XYZ कोऑर्डिनेट आप डालते हो। तो यहाँ पे वो स्कैनिंग से आ रहा है कि भैया मैं ऑर्बिट पे यहाँ हूँ, मैं इस तरफ देख रहा हूँ, ये डिटेल आया, तो इस जगह पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डाल
देते हैं। वो आपका लोकेशन आ गया, डिस्टेंस आ गया। इंटेंसिटी, रेडार का जो बाउंस बैक हुआ उसमें एक वेक्टर है, वो वेक्टर कि भैया मान लीजिए मैंने 1 वाट का पल्स भेजा था, तो वो 1 वाट का बाउंस बैक करके आपके पास टाइम डेटा आ गया। टाइम डेटा से आपने डिस्टेंस डेटा निकाला, डिस्टेंस डेटा से आप इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मैथमेटिक्स लगाएंगे, फिर आ जाएगा भैया सब चीज़ अगर ऑप्टिमम रहता तो ऑप्टिमम रिटर्न होना चाहिए मेरे पास 1/500th ऑफ ए पावर, ठीक है। आया आपका 1/10,000th, यानी कि जिस चीज़ से रिफ्लेक्ट किया वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बर है, उसका मतलब इंटेंसिटी आपको पता चला। और उससे एक और वेक्टर आ रहा है, सिर्फ डिस्टेंस नहीं आ रहा है, एक्स वाई जी में आपका सिर्फ डिस्टेंस नहीं आ रहा है, आपके पास इंटेंसिटी आ रहा है। फिर उसमें चूंकि ये रेडार है, ये स्पेक्ट्रम का एक अलग ये है, क्या बोले, हर लाइट में पोलराइजेशन होता है, चाहे वो रेडियो हो चाहे ऑप्टिकल हो, वो पोलराइजेशन डेटा भी स्टोर किया जा रहा है। तो इससे एक और 2-3 चीज़ निकाल सकते हैं। ये 4 डेटा वेक्टर्स को ये स्टोर कर रहा है। और जब भी जो आप लोग ये सुन रहे हैं कि आपका इमिसिविटी, तो इमिशन से हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव चीज़ है। रेडार के लिए वो नहीं होता, रेडार के लिए कहा जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। और ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भैया, उसके हिसाब से सारा चीज़ चलना है। और यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आपने पल्स मारना है और सुनना है। अब रहा बात की, जो चीज़ पल्स मारेगा वो खुद को सुन नहीं सकता, उड़ जाएगा। तो इसीलिए ये उनका क्लॉक साइकिल है। क्लॉक साइकिल में देखिए कि जो आपका रेड स्पॉट्स है, यहाँ पे पल्स साइकिल है, यानी कि यहाँ पे ये चिल्लाएगा रेडार, क्योंकि ये एक्टिव है, सुन नहीं रहा, ये चिल्ला रहा है, उसके बाद ठीक है। तो रेड आ गया, चिल्लाया कस के, सारा एंटीना बम बम बिजली मारा, तुरंत रेडियो वेव्स बना, वो सीधे धरती की तरफ बाउंस कर गया, वो आ रहा है एक तरह से, ठीक है। अब जैसे ही वो उसने पल्स किया, देखिए वो 606 माइक्रोसेकंड के गैप्स में वो पल्स मार रहा है, चिल्ला रहा है, टुई 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 करके चिल्ला रहा है। चिल्लाने के बीच में वो सुनता है, सुनने के लिए इनके पास एल बैंड एंटीना है, एस बैंड एंटीना है, ये से सुनेंगे। अब देखिए पल्स इन्होंने भेज रहा है, टट 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 भेजे, 37 डिग्री का वो रिफ्लेक्टर एंटीना है, टॉइन से भेज दिया। ये पैच का उतना बड़ा पैच को वो रिफ्लेक्ट मारेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे ये ब्लू लाइन आया, अब देखिए ब्लू का रिफ्लेक्शन एक आया, ये रिफ्लेक्शन लाइट स्पीड पे चल रहा है, ये धीरे 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 आएगा, बाउंस करेगा, और अब ये एंटीना में जाएगा। और एंटीना देखिए एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये हर पैच को एक एंटीना डेडिकेटेड तौर पे स्टडी कर रहा है, तभी ये फुल रेजोल्यूशन इतना स्पीड से कर पा रहे हैं, नहीं तो इतना स्पीड पे नहीं होगा। तो हर एक अपना एंटीना अपने अपने हिसाब से कर रहा है, और वो पल्स के हिसाब से काउंट कर रहा है कि भैया मैंने ये पल्स N7 पल्स तब भेजा था, उसका इतना आउटपुट है, N8 पल्स तब भेजा, उसका ये आउटपुट है, N9, ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि भैया ये तो हर फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक ऑफ टाइम है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसे चिल्लाना भी तो है। तो डेटा में वो दिखेगा, लाइन आ दिखेगा कि भैया डेटा तो आपका बंद था उसने। तो जिन्होंने इसको बनाया है, बोले जर्मन वाले हैं, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं। इसका टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो पल्स के बीच का जो गैप है, जैसे इसमें 606 माइक्रोसेकंड है, वो 607 कर सकते हैं, 605 कर सकते हैं, वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ताकि जब 2 फ्रेम्स को ओवरलैप करें, वो दोनों में ये जो लाइनिंग थी वो अलग अलग स्पॉट पे है, यानी एक इमेज दूसरे इमेज को फिल कर दे, यानी कि आपको फाइनल इमेज जो पब्लिक को दिया जाएगा उसमें कोई टेंशन नहीं, चकाचक। बहुत मेहनत की है भाई, मतलब समझ रहे कि चिल्ला रहा है, चिल्लाने टाइम तो सुन नहीं सकते, आप चिल्लाओगे तो मतलब ऐसे कान में उंगली डाल के आप चिल्ला रहे हो, उसके बाद फिर सुन रहे हो कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि, और भी 2 रिफ्लेक्शन में, एल बैंड और एस बैंड में। और ये एक शॉट में 240 अराउंड का ये 242 किलोमीटर का एक स्पॉट का स्नैपशॉट ले रहा है, और वो ऑर्बिट में वो चल रहा है, ऑब्वियसली रुका नहीं और स्विंग से चल रहा है, करके वो 2D इमेज डेटा बना रहा है, जिसमें ये खूब सारे वेरिएबल है। 2D के लिए उसको चाहिए डिस्टेंस और लोकेशन, इससे वो 2D मैप बना लिया। इंटेंसिटी से वो बहुत सारा और वेक्टर क्लियर करेगा कि किस चीज़ पे हम रिफ्लेक्ट करें, जैसे पानी सबसे खराब है तो पानी प्योर काला दिखेगा, तो उससे पता चलेगा भैया ये पानी है। फिर पोलराइजेशन, इससे फोलिए जूलिएज यानी कि जंगल उंगल को समझने में काफ़ी मदद मिलता है। मतलब आप रेगिस्तान को समझना चाहते हैं वो सब वो कर सकते हैं, और इससे सारा डेटा निकाल के आपके पास एक ये आता है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट 2 डायमेंशनल इमेज जैसा डेटा है, जिसमें आप फॉल्स कलर में ये सारा डेटा स्टोर कर सकते हो, और इसको इंजीनियर लोग कंप्यूटर एनालाइज करेगा। इसका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, मतलब एक स्कैनर है जो पूरा पृथ्वी को स्कैन कर रहा है। अभी बोले कि ये टाइमिंग्स बहुत बढ़िया दिया गया है। आप चिल्लाए, सुनने का इंतजार किया, टुक 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 करके, और ये हमेशा साइड में होता है, कभी भी मत सोचेगा कि वो नीचे करेगा। इसीलिए अगर आपके ऊपर से सैटेलाइट कभी ये दिखता है तो समझ लीजिए कि वो मतलब आपसे 423 किलोमीटर दूर का चीज़ स्कैन कर रहा है। ये इसकी टेक्नोलॉजी, इसलिए ये ऐसा दिया है। लेकिन जनरली वो ऐसा नहीं होता, पल्स और स्कैनिंग इतना फास्ट रहा, वही बोल रहे हैं कि ये माइक्रो सेकंड से, आप लोग गूगल कीजिए 1 माइक्रो सेकंड में कितना, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितना माइक्रो सेकंड होता है। माइक्रो सेकंड, मिली नहीं, माइक्रो है, माइक्रो सेकंड बहुत छोटा पल्स होता है। वो माइक्रो सेकंड में वो इतना मूव ही नहीं करेगा, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी पे भी वो ज़्यादा दूर मूव नहीं करेगा। और चूंकि वेवलेंथ बता दिए कि बहुत छोटा छोटा वेवलेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन चीज़ निकाल सकते हैं, मतलब कुछ मीटर से लेके, मतलब एक बैंड तो ऑब्वियसली कुछ मीटर ही दिखाएगा, दूसरा बैंड तो सेंटीमीटर्स में बात करने लगे, यानी कि हम दिखा सकते हैं आपका घर जो है अगर इतना खिसक गया, वो सैटेलाइट में दिख जाएगा फोटो में कि भैया पिक्सल शिफ्ट हो गया है।
यही इसकी टेक्नोलॉजी, इसीलिए ये जो स्वीप एसएआर जो बनाया गया है, इसी कारण से ये इतना हाइप है कि इतने सारे पल्स को एक साथ वो पैरेलल एनालिसिस कर रहा है, वो भी दो अलग अलग स्पेक्ट्रम पे, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम बोलेगा भैया डिटेल हम दिखाते हैं, दूसरा बोलेगा भैया पेनिट्रेशन हम देते हैं, दो ये सब चीज़ एक साथ हो रहा है और वो भी फुल स्पीड पे, इसीलिए इसके पीछे इतना पैसा पानी की तरह बहाया गया है। अब बात करते हैं इस पे कर क्यों रहे हैं इतना हुई। तो बात ये समझिए कि इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि वेदर से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 24/7 चलता है, इसे कोई लेना देना, धूप है, बादल है, छाँव है, टाइफून है, कोई लेना देना नहीं है। इट्स लाइक चिल ब्रो, आई गॉट दिस। फिर ये समझिए ये एक्टिव ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, यानी कि आपका जो सिग्नल भेज रहे हैं उससे आपको एक डेटा मिल जाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए नासा के कहीं से गुजर रहा है, ठीक है, कुछ जगह पे ऊटपटांग डेटा आ रहा है कि भैया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ भी जैसे मान पोल्यूशन हो या कोई कंटामिनेशन हो या कुछ भी हो, ये नासा क्या कर सकते हैं कि जहाँ उनको पता है कि यहाँ से वो गुजरेगा वहाँ पे वो सैंपल साइज रख सकते हैं कि भैया ये सैंपल हम गेस करेंगे ना कि भाई ये हमको लगता है यहाँ पे पोटेशियम है या जो भी है, सल्फर है, ऐसा उस सल्फर का 100 पैच बना के रख देंगे, सैटेलाइट ऊपर से जाएगा भैया सल्फर का पैच का सिग्नेचर मैच कर रहा है कि नहीं, अच्छा पोटेशियम का, ऐसे कैलिब्रेट भी किया जाता है सैटेलाइट को, तो वो सब करके बहुत डेटा निकाल सकते हैं। तो एक्टिव सिस्टम में ये फायदा होता है, सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऐसा नहीं, आप चेक भी कर रहे हो, एक तो से वैलिडेट भी कर रहे हो कि क्या मिल रहा है। और 4 डेटा वेक्टर बताया और यही बोल रहे हैं इस तरह के इमेजेस कंप्यूटर को मिलेंगे। ऑब्वियसली इसे कलर जरूरी नहीं कि इस तरह का कलर किया जाए, वो अलग अलग कर सकते हैं। और इसका यही समझिए कि 2 फोटोज जैसे ही लेगा कि एक 13 नवंबर को लेगा, दूसरा 18 नवंबर को लेगा, दोनों को कंबाइन करेगा, कंबाइन जैसे, और चूंकि बताया फेज एंड ये है इसमें क्या बोलते हैं आपका जो पोलर डेटा है, पोलर डेटा का इस्तेमाल करके ये इंफ्राक्रोमीटर कर सकता है, यानी कि धरती मूव कितना हुआ, और देखिए कुछ सेंटीमीटर वेवलेंथ से लॉक होता है, तो बता सकता है कि भैया 6-7 सेंटीमीटर धरती खिसका है, हमारा धरती खिसकता है, अर्थक्वेक उसी को कहते हैं, और हमेशा होता रहता है। बाय द वे धरती हमेशा हिलती रहती है, जब कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी एक साथ रिलीज करती है तो उसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, धरती हमेशा मूव करता रहता है। और इस तरह का सिस्टम आराम से बताता है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इस कलर में आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे पल्स हो रहा है, ये भैया इतना इतना मूव किया, इतना किया, लैंडस्लाइड में ये दिखा देगा भैया ये जगह हो रहा है, और लैंडस्लाइड से पहले जमीन वीक होती है, और वो वीकनेस जो है बहुत सटल मूवमेंट नाले लगता है, और वो आप देख पाओगे सैटेलाइट से। सैटेलाइट अगर 2 पास किया, वो बता देगा भैया 2 पास के अंदर ये जमीन जो है 5-5 सेंटीमीटर मूव किया है, सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए इसमें 2 बैंड होना जरूरी है। और दूसरा बैंड जैसे मान लीजिए जो डीप पेनिट्रेशन करेगा वो बहुत सारा डीप डेटा दे देगा, इसीलिए। और स्पार्शियल और टेम्पोररी जो है, मतलब पूरा प्लानट ही स्कैन कर रहा है, और पर पिक्सल डिटेल भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम है, और वेजिटेशन के आर पार ये देख सकता है। उसके साथ ये भी फायदा है कि वेजिटेशन को स्टडी भी कर सकता है, इसलिए मतलब पोलर डेटा ये जो कलेक्ट कर रहे हैं कि भैया हम इस पोलैरिटी का सिग्नल भेजे, कौन पोलैरिटी का सिग्नल रिटर्न हुआ, उसका डेटा स्टोर करना जरूरी है, इसीलिए बैंडविड्थ इतना ज़्यादा चाहिए कि सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, कंप्रेस करके फेंक नहीं रहे, सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो वो वेजिटेशन को बता सकते हैं कि यहाँ पेड़ सब है, ये पेड़ में नाइट्रोजन है कि नहीं, ये बता सकते हैं कि भैया पेड़ सब है, अरे यहाँ पे ये कीड़ा का अटैक हो रहा है, यहाँ पे ये मतलब मिनरल्स, ऑब्वियसली वो टेस्ट करना होगा, कैलिब्रेट करना होगा, बट सारा डेटा निकाला जा सकता है कि ये पेड़ है, पेड़ का ये हेल्दी है, पतझड़ है, पतझड़ से नहीं हो रहा है, आग लगा है जंगल में उसके कारण से समझिए पोटेशियम बढ़ गया है, सब चीज़ निकलने लगेगा। इसीलिए ये इसको, और इसको वेदर से कोई लेना देना है। हाँ, एक चीज़ समझना जरूरी है, ये हाई स्पीड चीज़ नहीं देख सकता, यानी कि प्लेन जा रहा है इसको दिखेगा ही नहीं, इसमें कभी आपको प्लेन नहीं दिखने वाला, जबकि बोलेंगे प्लेन का साइज जो है वेवलेंथ से ये है, लेकिन ये स्पीड में कुछ नहीं कर सकता। तो ये इसका समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं कि धरती को समझने के लिए, यानी लैंड मास को समझने के लिए आपको कुछ चाहिए जो लैंड मास को मूव करते हुए दिखा दे कि यहाँ वोल्केनो हो रहा है। वोल्केनो कभी ऐसे नहीं टडा, ऐसा कभी नहीं होता है, वो धीरे धीरे पुश करता है, वो बहुत धीरे धीरे करता है। लेकिन अगर मान लिया उसका स्पीड आप पकड़ ले रहे हो कि भैया देखो नॉर्मली वो 5 मिलीमीटर पर साल मूव कर रहा था, लेकिन एकाएक आप देख रहे हो भैया 6, 7, 8 उसका स्पीड में बढ़ोतरी हो रहा है, आप रेड अलर्ट कर दोगे, देखो भैया ये तो फूटने वाला है, समझ रहे। लेकिन उसके लिए आपको जमीन को नापना पड़ेगा, जमीन को नापने के लिए हर जगह के आप सेंसर लगाएंगे, कर सकते हैं, जो बहुत एक्टिव वोल्केनो और अगल बगल सिविलाइजेशन रहती है वहाँ पे किया जाता है, लेकिन बहुत सारे रिमोट एरिया में भी है उसका। अब रिमोट एरिया से क्या दिक्कत है, मतलब वो फूट गया एक ठो, ठीक है, वो ऐश का जो क्लाउड बनाएगा, वो क्लाउड तो सारे एयरलाइंस की बैंड बजा देगा ना। तो इसीलिए ये सारे पूरे प्लेनेट को स्टडी करना जरूरी है। और जमीन को हम लोग समुद्र के लिए अलग अलग टूल बनाए, ये है जमीन के लिए। ये जमीन को देखा भैया तुम काहे खिसक रहे हो, तुम किधर खिसक रहे हो, किस डायरेक्शन कर रहे हो, और फॉल्ट लाइन इसमें दिखने लगता है कि ये फॉल्ट लाइन ऐसे हो रहा है। इसीलिए इस तरह के स्पेक्ट्रम पे मेहनत किया जा रहा है, ना कि ऑप्टिकल पे। अब बात करते हैं पब्लिक को क्या मिलेगा, इतना जो हुलुलु किया जा रहा है पब्लिक को क्या मिलेगा। तो ये समझिए इसका जो जितना डेटा निकलेगा वो प्योरली ओपन टू पब्लिक है, यानी कि डेटा आएगा, प्रोसेस किया जाएगा, क्रंच किया जाएगा, कुछ दिन लगेगा, और उसका जो भी रिकॉर्ड है, मतलब कहा जा रहा है जनरली 2 हफ्ता, ये ऑब्वियसली फाइनलाइज हो जाएगा, तब पता चलेगा कि एक्जैक्टली कितना टाइम लेता है। और उसके बाद पब्लिक को ओपन मिलेगा, यानी कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इमेज सारा डेटा के साथ। आपके पास उतना बड़ा बढ़िया कंप्यूटर है कि उससे क्रंच कर सकते हैं कि नहीं, वो आप पे है, लेकिन डेटा पूरी तरह से ओपन रहेगा। दोनों इसरो और नासा दोनों खुला डेटा रख देंगे इंटरनेट पे। ऑब्वियसली उनके पास अपना बैकअप रहेगा, और उसमें डिले भी रहेगा कि तुरंत आपको छेड़खानी ना कर दें।
सेफ्टी के तौर पे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होता है, जैसे कि आपका यहाँ हो गया, तुर्की में हो गया, सीरिया में हो गया, या कुछ भी ऐसा बूम बम ब्रीम हो जाता है, तो ये सब डेटा तुरंत बायपास कर देंगे। मतलब जो सेफ्टी लेयर है उसको बायपास किया जाएगा, तुरंत वो डेटा, मतलब उस डेटा से क्या होगा, वो बता सकते हैं कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ रोड टूट चुका है, ये पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। और इसको मान लीजिए फ्लड हुआ है, तो बारिश के कारण बहुत चीज़ दिखता नहीं है, लेकिन ये आराम से देख के बता देगा, भैया ये रोड टूटा है, ये पुल टूटा है, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, इधर जाओ, सारा चीज़ दिखने को मिलेगा। इंसान नहीं दिखेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आराम से दिख जाएगा। और लैंडस्लाइड हुआ है, ये डिटेल बता देगा, भैया ये जगह यहाँ से यहाँ तक गया है, आप उसके हिसाब से कवरेज कर सकते हो। तो ये बहुत फायदेमंद होगा आपातकालीन को संभालने में। और इसका मेन फोकस है लैंड पे, कि भैया ज़मीन में क्या हो रहा है। हम लोग अभी तक बहुत ज़्यादा फोकस थे कि एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, आपका इसमें पानी में क्या हो रहा है, लेकिन भैया ज़मीन पे क्या हो रहा है वो समझना ज़रूरी है। और इसका सबसे भयानक बात है, चूँकि ये सेंटीमीटर्स में नाप सकता है, ये बता सकता है अंडरग्राउंड वाटर का क्या हालत है। बोले ऐसे क्या, आप अंडरग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं, पानी प्रेशर में रहता है वहाँ, ठीक है, पानी है, ऐसा तो नहीं है पानी की उस पर ग्रेविटी नहीं है, उस पर प्रेशर है, तो ग्रेविटी है, प्रेशर है, आप निकाल रहे हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पूरा दिल्ली निकाल रहा है उससे पानी, कहाँ से, तो ज़मीन सिंक करता है, थोड़ा सा ही करता है लेकिन सिंक करता है। और ये आपको दिखेगा। इसका उल्टा भी होगा, बारिश हो रहा है, मान लीजिए लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो जगह धीरे धीरे स्वेल करेगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा करेगा लेकिन थोड़ा सा करेगा। ये सब दिखना पॉसिबल हो जाता है। और ये पूरे प्लानट वाइज आप कर रहे हैं, यानी कि इंडिया के लिए फ़ायदा होगा कि वो हर एक स्टेट का बता सकते हैं कि भैया देखो इनका अंडर वाटर यहाँ पे है, यहाँ पे ये रिचार्ज हो रहा है, यहाँ पे ये रिचार्ज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अभी पैसा लगाना बहुत फायदेमंद होगा कि भैया इनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाओ। समझ रहे हैं, मतलब अंडरग्राउंड वाटर को। और ये मतलब कुछ ही साल चलेगा ना, तो आराम से सब चीज़ क्लियर कर देगा कि हर महीने टू महीने कितना हो रहा है, किस महीने बहुत ज़्यादा बैंड बच रहा है, किस महीने वो रिचार्ज हो रहा है, किस महीने रिचार्ज नहीं हो रहा है। और साल बाय साल डेटा देख के आप बता सकते हैं, देखो भैया सुखाने वाला है, तैयारी अभी से कर लो। बहुत फायदेमंद होने वाला है उस मामले में। पानी के मामले में इंडिया में तो मेन वही फायदा है, पानी को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, खेती समझ पाएंगे, कहाँ पे खेती हो रहा है, कहाँ पे हरियाली आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है, वो सारा चीज़ समझ सकते हैं। फिर आइस शीट का मूवमेंट जो हम लोग कहते हैं ना, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हम लोग ट्रैक करते हुए अर्थक्वेक आता है, लेकिन आइस शीट का मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है बहुत सारी और चीज़ों के लिए और पर्यावरण के लिए भी। तो उसका मूवमेंट को भी ये अच्छे से संभाल लेगा। लैंडस्लाइड्स बहुत बढ़िया बात है, हम लोग सीख जाएंगे। फॉरेस्ट हेल्थ और इकोसिस्टम मॉनिटरिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि जंगल है तो जंगल हेल्दी है कि बस टपकने पे है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर टपक गया तब आपके पास न्यूज़ है तो देर हो गई, लेकिन टपकने वाला है तब आपको पता चल जाएगा कि भैया ये हेल्थ गड़बड़ दिखा रहा है इस फॉरेस्ट का, अभी तुरंत कुछ करो तो आप बचा सकते हैं फॉरेस्ट को। तो इसीलिए मॉनिटरिंग, और ये पूरा प्लेनेट का कर रहा है, ये समझना ज़रूरी है। यानी कि हर फॉरेस्ट यहाँ पे कोई जाके उसको संभाल सकता है, सबके पास एक टूल आ जाएगा, भैया हमारा फॉरेस्ट जो है कैसा है। बहुत बढ़िया। इकोसिस्टम मॉनिटरिंग पूरा पृथ्वी पे ये किया जा रहा है, इसीलिए ये बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो डेटा बाहर निकालने का कारण भी वही है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ इस पे कूदें, जैसे आईआईटी हो जाए, एमआईटी हो जाए, ये सब कूद जाए इस पे और इसको प्रोसेस करते जाए। और उसमें सब अलग अलग स्टूडेंट अपना अपना, जैसे मान लो कोई थीसिस निकाल रहा है कि मतलब फॉरेस्ट का हेल्थ का क्या असर हो रहा है मॉडर्न ह्यूमैनिटी, उस डेटा लेके दिखा सकता है। इसीलिए ये सब डेटा ओपन किया जा रहा है। ऐसा दिखेगा, मतलब अगर आप समुद्र के ऊपर से जाते हो, समुद्र जो है उसमें आपको ठीक से मतलब पानी का रिफ्लेक्शन अलग होता है, तो इसीलिए एकदम पता चले पानी में उतना काम नहीं आता है। और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सिंथेटिक एपर्चर रेडार का, कि आप देख सकते हैं कि वॉल्केनो फूटा, ठीक है, और ये क्लाउड जो है, आप कितना भी बढ़िया आप जेम्स वेब टेलीस्कोप डालिए या हबल डालिए, वो सिर्फ ये क्लाउड दिखाएगा, ठीक है। सिंथेटिक अपर्चर में सब दिख जाएगा, यानी कि ये एरिया में क्या हो रहा है, जमीन कितना स्लाइड किया है, कितना डैमेज हुआ है, ये सब आपको ये रेडार निकाल के दे देगा। तो इसीलिए ये पब्लिक को सीधा फ़ायदा करेगा, सीधा। मतलब ये डेटा लेके अगर सरकार इस पे मेहनत करती है, बहुत फ़ायदा होगा, हम सभी का भला होगा। और जिनको खुद से सीखना है, समझना है, उनके लिए चूँकि ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नासा और इसरो का जो शादी हुआ है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।